वैभवशाली इतिहास गौरवशाली भविष्य की चाबी नहीं है, इसलिए अतीत का मोह निरर्थक है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, उपस्थित मेहमान तथा प्रबुद्ध श्रोता, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रकट करूंगा। मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर करें। दुनिया की पहली सभ्यता, 4000 वर्षों का गौरवशाली इतिहास और ओलंपिक खेलों का जन्मदाता देश यूनान 2015 में दिवालिया हो गया। सोवियत संघ, जो कि 15 देशों का एक गणराज्य था और आधी शताब्दी तक एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता रहा, अंत में वह न केवल टूटकर बिखर गया बल्कि आज एक छोटे से अकेले देश के सामने बेबस नजर आता है। ग्रेट ब्रिटेन, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, जिसने 2 शताब्दियों तक दुनिया के बड़े भाग पर शासन किया, आज आर्थिक संकट से दो चार है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वह भारतीयों से नफरत करते हैं। आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति उसी देश का प्रधानमंत्री है। सिकंदर को हराने वाला हमारा देश भारत, जिसका विस्तार कभी अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक था, खुद को टुकड़े होने से नहीं बचा सका। किसी देश, समाज या व्यक्ति का अतीत कितना ही वैभवशाली क्यों ना हो, यदि वह लगातार प्रगति नहीं करता और अपनी भूलों से नहीं सीखता तो वह पतन की तरफ जाता है। अतीत मनुष्य के रीति रिवाजों, धर्म, कला, संगीत, शिक्षा और साहित्य से जुड़ा रहता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मनुष्य अतीत से सीखता नहीं है। यदि ऐसा होता तो इतिहास खुद को क्यों दोहराता? बार बार युद्ध क्यों होते? आध्यात्मिक दृष्टि से भी अतीत का अध्ययन निरर्थक है, क्योंकि कभी कभी यह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है और कुरीतियां इसमें सम्मिलित होती जाती हैं। समय की धूल सत्य को धुंधला कर देती है। गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वर्णों की रचना मैंने की है, जिनका आधार गुण और कर्म है। लेकिन महोदय, समय के साथ हमने वर्ण को जाति में बदल दिया, जाति को ऊंचा और नीचा बना दिया तथा गुणकर्म के स्थान पर जन्म हो गया। वर्ण विभाजन कौशल और योग्यता के आधार पर समाज का 4 भागों में बंटवारा करता है, जबकि जाति व्यवस्था भेदभाव को जन्म देती है। आचार्य चाणक्य ने युद्ध नीति का विवेचन अपने समय के ज्ञान के हिसाब से ठीक किया था। लेकिन परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल के युग में क्या हम हाथियों, घोड़ों और पैदल सेना की रणनीति से युद्ध जीत सकते हैं? ऐसे अतीत की आज क्या प्रासंगिकता है? अध्यक्ष महोदय, इतिहास सत्य घटनाओं का लेखाजोखा नहीं है, बल्कि विजेताओं का पक्ष है। जो हार जाता है उसका पक्ष कौन लिखता है? क्या इतिहास लिखने वाले घटना के समय खुद उपस्थित थे? यदि इतिहास में सच्चाई होती तो विद्वानों में मतभेद क्यों होते? ऐसे इतिहास का अध्ययन करने में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? प्रसिद्ध विद्वान E.H. कार के अनुसार अतीत पूर्णतया ज्ञात नहीं होता है, इसलिए कल्पनाशीलता का सहारा लेकर घटनाओं का वर्तमान में अनावरण होता है। अतः गुजरे हुए समय के विषय में जानकारी प्राप्त करने में हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हेनरी फोर्ड और हेगेल भी इसी मत का समर्थन करते हैं। अतीत की उपलब्धियों के नाम पर लोग प्राचीन काल में प्रचलित सभी बातों को अच्छी मानकर आंख मूंदकर उनका अनुसरण करने लगते हैं। यह तार्किक नहीं है। अतीत की बातों में केवल अच्छाइयां ही नहीं हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने कहा है कि तार्किकता का प्रयोग करते हुए हमें अतीत के रोमानीकरण से बचना चाहिए। द फैसिनेशन ऑफ एशिया में नेहरू ने लिखा है कि भारत के लोग गौरवपूर्ण अतीत और कालातीत सभ्यता की कपोल कल्पनाओं में अपनी वर्तमान दुर्गति और पतन को भूलने की कोशिश में लगे रहते हैं। अतीत का महिमामंडन सांप्रदायिकता, गरीबी और पर्यावरण जैसी समस्याओं को हल करने में कोई सहायता नहीं कर सकता।
अपने अतीत के प्रति गौरव से भरकर हम अपनी कमजोरियों और विफलताओं पर पर्दा डालने लगते हैं। अतीत को अतीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बीत गया है और अब पुराना पड़ चुका है। पुरानी बातें आज लागू नहीं होती। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज हमारे पास चुनौतियां बड़ी हैं और समय कम है, इसलिए हमें चुनाव करना पड़ेगा। समय की सुइयों को वापस नहीं घुमाया जा सकता। भविष्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में हमारे अतीत का अध्ययन निरर्थक है, क्योंकि वैभवशाली इतिहास गौरवशाली भविष्य की चाबी नहीं है। सच कह दूं ए बरहमन, अगर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।